ओके, हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। ठीक है, ली चार्टले प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, अभी क्या देखेंगे, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम पर। इसको समझने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर रिएक्शन हमको दी हुई है ना, उसमें हमने ना सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर रिएक्शन हो रही है, क्या नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब आप डेल एन फाइंड आउट करोगे। आप डेल एन फाइंड आउट करोगे। डेल एन क्या था, याद है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, पी लिख रही हूँ प्रोडक्ट्स को भी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर? अगर तो नंबर ऑफ मोल्स आपके मतलब प्रोडक्ट के ज़्यादा है, मतलब डेल एन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब मोल्स बढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा मैं बताऊंगी अभी 2 मिनट जस्ट। लाइक 2NO2, 2NO2 is in equilibrium with N2O4. ठीक है, it is also a gas and N2O4 ये भी गैसेस है। क्लियर? तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हम देख रहे हैं ना प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के, ये गैसियस सब्सटेंस होने चाहिए जिनके हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। जैसे यहाँ पर भी गैसेस है, यहाँ पर भी गैसेस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने मोल है, 2 मोल है लिया ना आपने NO2 के, और N2O4 का कितना मोल बना, आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 मोल बना। मतलब प्रोडक्ट से कितना मोल है, 1 है ना, और यहाँ पर रिएक्टेंट है माइनस करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 2, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं ना, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब गैस का जो प्रेशर होगा वो भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसी गैसेस सब्सटेंस की, उतना ज्यादा उसका प्रेशर होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट क्या बोलना, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलो। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी, जब दो NO2 N2O4 में बन रहे होंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स आपके डिक्रीज कर रहे हैं या कम प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन को देखो, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, जब आपका 1N2O4 ब्रेक डाउन होके 2NO2 बना ले। आपका 1N2O4, 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ये तुमको मैंने समझाने के लिए लिखा है। जब सामने कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब वो अंडरस्टूड है, वो 1 है। ठीक है, 1N2O4 ब्रेक डाउन होके 2NO2 बना ले। ठीक है, क्लियर, 2NO2 बना ले। इससे क्या होगा, देखो एक था और 2 में बन रहा है ना। अब देखो इसके लिए बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए निकालो डेल एन की वैल्यू, डेल एन की वैल्यू निकालो। देखो प्रोडक्ट कितना बना है, 2 है ना, 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट कितने थे, 1 मोल है ना, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। इट इज पॉजिटिव वैल्यू। मतलब बैकवर्ड मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, या कहें जो प्रेशर है, प्रेशर जो है प्रेशर आपका यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपने नंबर ऑफ मोल्स ये देख लिया कि वेदर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है ना। अब मैं आपको कंडीशन लगाती हूँ कि मैंने रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने प्रेशर अप्लाई किया, बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, प्रेशर मैंने सिस्टम को एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये मुझे बताओ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक तो प्रेजेंट सिचुएशन देखो क्या है, और दूसरी आप ये देखो कि हमने एक्सटर्नल बाहर से क्या लगाया है। ठीक है, तो बाहर से मैंने प्रेशर को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम वाली ये वाली रिएक्शन देख रही हूँ, तो मेरे को इतना पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। अगर देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा था ना, और आपने प्रेशर बाहर से ज्यादा लगाया है, तो वो रिएक्शन को क्या करेगा, फेवर करता है। ठीक है, मतलब कोई चीज कम हो रही थी उसको आपने बाहर से प्रोवाइड कर दिया है ना। ओके, इट्स लाइक दैट कि
हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम खाना नहीं खा पाते हैं ना, हमारा जो है बॉडी एकदम मेटाबॉलिज्म डाउन होता रहता है, डिक्रीज करता है। तो मान लो अगर कोई मुझे बाहर से कोई कहे कि ये सप्लीमेंट्स खा ले तो, क्योंकि तू कुछ खाना तो खा नहीं पा रही, तो वो सप्लीमेंट्स मुझे हेल्प करेंगे या हार्मफुल होंगे? तो डेफिनेटली वो मुझे हेल्प करेंगे, है ना। वैसे यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट लगाओ कि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और आपने उसके पास प्रेशर की कमी हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और आप अगर इस बाहर से प्रेशर लगा रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसे क्या बोल रही थी मैं उसको अगर आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आप उसे सिस्टम को आप हाँ स्टेबलाइज कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। एक अच्छा सा वर्ड और मैं बोल रही थी, पता नहीं क्या कर रही, फेवर कर रहे हो, यस यस यस, रादर देन मैं ये लिखूं देखूंगी फेवर कर रहे थे, ठीक है, आपने उसको फेवर किया, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड में ही प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, तो फॉरवर्ड वाली जो रिएक्शन है वो फेवर हो रही है, तो मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट कि अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूं, बाहर से मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन बदल रही हूँ मैं, ठीक है, मैंने कंडीशन चेंज करी, अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ कि मैं प्रेशर डिक्रीज कर रही हूँ, मैंने जो बाहर से प्रेशर डिक्रीज कर दिया। अब देखो, अब फॉरवर्ड में तो पहले प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, है ना, रिएक्शन में ड्यूरिंग, है ना, तो अगर आपने और बाहर से कम कर दिया तो वो तो फेवर नहीं करेगा रिएक्शन को, है ना, यू आर नॉट फेवरिंग रिएक्शन, है ना। अब आओ बैकवर्ड में, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या था, प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, है ना, प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपने बाहर से थोड़ा सा कम कर दिया अगर प्रेशर उस सिस्टम का, तो आपने सिस्टम को क्या किया, आपने सिस्टम को फेवर किया, ठीक है, क्लियर। ली चैटलर प्रिंसिपल 3-4 बार पढ़ना उस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो हमने बोला भी था कि फेवर उसको ये फेवर करेगा, इसका मतलब अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होती है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, या आप सिर्फ इतना देखो कि नंबर ऑफ मोल्स गैसियस सब्सटेंस के देखने हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कभी यहाँ पर हम जो चेक करते हैं वो हम, क्योंकि हम प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, लिक्विड और सॉलिड का कोई सिग्निफिकेंट प्रेशर नहीं होता है, तो इसलिए हम उनके नंबर ऑफ मोल्स नहीं देखेंगे, ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल्स देखना है, या तो नंबर ऑफ मोल्स आपका पॉजिटिव होगा, है ना, या जो डेल एन आपने निकाला था, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, ठीक है, या फिर आपका वो नेगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिव के केस में क्या है कि प्रेशर आपका इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव के केस में आपका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ओके, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो जिन रिएक्शन में इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है, वहां पर प्रेशर अगर आप डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन फेवर होगी, और इक्विलिब्रियम मतलब उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो उनसे रिएक्शन फेवर हो रही होगी, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। डिक्रीज के केस में क्या होगा जी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल सेम है, बाकी तो आपका प्रेशर, ये अप्लाइड कंडीशन है, ये प्रेशर अप्लाइड है कि मैंने प्रेशर बाहर से कम किया है, अप्लाइड कंडीशन बाहर से जो मैंने अप्लाई किया, या फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पी एक्सटर्नल, ठीक है, ठीक है। अभी पी एक्सटर्नल जो है वो बाहर से जो मैं प्रेशर लगा रही हूँ, मान लो वो मैंने इंक्रीज किया है प्रेशर, तो रिएक्शन क्या होगी, फेवर होगी, क्योंकि उसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, आपने बाहर से इंक्रीज कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसको फेवर मिला है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो आपने ऐसे देख लेना है, ओके। ये जो प्रेशर है ना, ये अंदर के प्रेशर की बात कर रही हूँ मैं, इसको मैं इंटरनल लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। तो ये आपका इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, ठीक है, क्लियर। अब तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप बिल्कुल बहुत सिंपली पढ़ सकते हो, कोई इसमें मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कैसे देखेंगे, दो तरह की रिएक्शन होती है,
या तो हो रहा है एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर। दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है ना, हीट बाहर निकलती है मतलब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब होती है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, सो जो सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता है। क्लियर, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, हीट एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ओके, अब ये देखो, अगर मैंने बाहर से एक्सटर्नल कंडीशन क्या लगा रही हूँ मैंने बाहर से टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, बाहर से, ये मैं टी एक्सटर्नल लिख देती हूँ ताकि तुमको कंफ्यूज ना हो। टी एक्सटर्नल मैंने अगर इंक्रीज किया बाहर से, तो कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, एक्सोथर्मिक वाली फेवर होगी या एंडोथर्मिक वाली फेवर होगी। देखो, एक्सोथर्मिक में तो टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है और आपने उस चीज को और बढ़ा दिया, तो उससे कोई रिएक्शन में फेवर नहीं आएगा। ठीक है, वो ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है और आप उसको फिर और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो आप तो डिसफेवर कर दोगे रिएक्शन को, है ना। क्लियर, मतलब ये है कि जैसे कि मेरे से मैंने ऑलरेडी ओवर ईटिंग कर ली। ठीक है, मैंने ओवर ईटिंग कर ली, मेरे पास मैंने ज़्यादा खा लिया, ऊपर से कोई मुझे और खाना खिलाए, तो मैं बीमार होंगी, मैं ठीक होंगी, ऑब्वियसली इतना खा के बीमारी होंगी, है ना। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे कंसेप्ट लगा लो कि पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर से तुम और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तुम सिस्टम को डिसफेवर कर रहे हो, तुम फेवर नहीं कर रहे, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर। एंडोथर्मिक का क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बाहर से, तो देखो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कंज्यूम हो, मतलब हीट कंज्यूम हो रही थी, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, है ना। जैसे कि सर्दियों में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है ना, अगर कोई बाहर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दे, है ना, कमरे का, है ना, कोई हीटर वीटर लगा दे, है ना, टेम्परेचर बढ़ा दे कमरे का, हमको कंफर्टेबल फील होगा, डिसकंफर्टेबल होगा, है, तो जाहिर सी बात है, सॉरी अनकंफर्टेबल होगा, कंफर्टेबल होगा, तो जाहिर सी बात है हमको कंफर्टेबल ही फील होगा। क्लियर, तो ये जो रिएक्शन है वो फेवर हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो एक्सोथर्मिक फेवर होगी। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया बाहर से तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर में फेवर होगी, मतलब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच की जो वैल्यू होती है, चेंज इन एंथैल्पी जो हम निकालते हैं, दैट इज नेगेटिव। ओके, दैट इज नेगेटिव। क्या, और एंडोथर्मिक के लिए एंडोथर्मिक के लिए डेल एच होता है पॉजिटिव। सॉरी, मेरे तो गला हल्का सा बैठ गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा है। अभी इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन भी बता दूं मैं। इनर्ट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है कि इनर्ट गैस के एडिशन से क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। देखिए, इनर्ट गैस जनरली ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा हो और आप फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बशर्ते वॉल्यूम कांस्टेंट हो और इनर्ट गैस आप ऐड करो, जैसे आर्गन वगैरह उसने बोला, तो कहते और जो आपने इनर्ट गैस डाली है उस सिस्टम में वो किसी से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि वो कहीं रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। ठीक है, कि अगर वो किसी उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है इनर्ट गैस और आपने बाहर से इनर्ट गैस डाल दी है, तो उसका इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब रहेगा। अनडिस्टर्ब मतलब समझते हो ना कि रिएक्शन जैसी थी वैसी रहेगी। लाइक ये था जो सामने किया था, कहाँ गया ये वाला N2, यहाँ पे ना, अगर ये देखो मैंने इसमें ना आर्गन गैस डाल दी बाहर से, या फिर नियोन डाल दी, सपोज करो नियोन डाल दी मैंने बाहर से, तो देखो नियोन डालने से क्या होगा, क्या ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। देखो नियोन जो है वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा ना किसी से, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है ना,
NO2 और N2O4 के बीच की रिएक्शन, नियोन के साथ तो किसी कोई रिएक्शन नहीं है ना, तो इसके डालने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम डेलन चेकआउट करते हैं ना बच्चे, वो हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का देखना होता है। जो नियोन मैंने ऊपर से ऐड किया है, ना तो वो प्रोडक्ट है ना तो वो रिएक्टेंट है, तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जो डेलन की वैल्यू है वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स पर डिटरमाइन करेगा, ठीक है, क्लियर। तो आपने एक चीज याद रखना है कि इनर्ट गैस के एडिशन से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने गैस डाली है वो कहीं ऐसा तो नहीं पहले से किसी उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रखी थी, वैसे तो नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली आप देखोगे कि जो आपकी ये इनर्ट गैसेस हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है, इन्होंने देखो लिखा वही वाली 2NO2 N2O4 में चेंज होना, डेलेज लिखा है -57.2 किलो जूल पर मोल, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब NO2 मिलके N2O4 बना रहे हैं तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, क्योंकि डेलेज की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मैंने अभी बताया था। तो एक्सोथर्मिक है मतलब इसमें हीट बढ़ रही होगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो देखो क्या किया इन्होंने ना इसी रिएक्शंस मिक्सचर को 3 अलग अलग कंडीशन में रखा। एक बार तो देखो ये फ्रीजिंग में 270 केल्विन पे रखा, अगली बार 290 केल्विन पे रखा, अगली बार 373 केल्विन पे रखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या सर देखा, इसका कलर थोड़ा लाइट है, इसका थोड़ा डार्क है और इसका और डार्क है। ये जो ब्राउन कलर है ये किसका है, ये NO2 का है। ये किसका है, NO2 का। मतलब अगर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फिल्म्स होती हैं, ठीक है, क्लियर। अगर इस सिस्टम में अगर ब्राउन कलर ज़्यादा आ रहा है, मतलब टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, टेस्ट ट्यूब में NO2 ज़्यादा है ना। अगर ब्राउन कलर कम है इसका मतलब NO2 कम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ब्राउन कलर इंटेंसिफाई हो रहा है। इंटेंसिफाई क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखो ब्राउन कलर मैं बताती हूँ आपको। ये जो रिएक्शन है ना, NO2 जो मिलके N2O4 बना रहे हैं, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे ना, इसमें हीट निकल रही है। तो जैसे आपने देखो फर्स्ट वाले में आपने देखा था बीकर में 273 केल्विन टेम्परेचर है, तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन फेवर हो गई है ना। तो मतलब ज़्यादा NO2 N2O4 में चेंज होगा, है ना, ज़्यादातर NO2 क्या N2O4 में चेंज होगा। मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा वो कम बचेगा ना, क्योंकि वो रिएक्शन फेवर हो रही है, तो प्रोडक्ट बन रहा है। अब मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो क्या होगा, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन थोड़ी कम फेवर होगी, है ना, यहाँ पे ज़्यादा फेवर हो रही थी। मतलब अगर रिएक्शन कम फेवर हो रहा है तो NO2 का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अरे अगर रिएक्शन फेवर होने का मतलब क्या, रिएक्शन होना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन कम होगी मतलब कम NO2 कम N2O4 बनाएगा। तो मतलब NO2 जो है वो एज इट इज पड़ा है, वो ज़्यादा रिएक्शन में रिएक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये आपका थर्ड कंडीशन में जब आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखा, वो 373 जैसा जैसे इसमें दिखा रखा था, तब क्या होगा, तब रिएक्शन ये और ज़्यादा डिसफेवर हो गई, है ना। आपने वो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मतलब ये और कम रिएक्ट करेगा, NO2 और कम रिएक्ट करेगा, और इसका जो अमाउंट है इट विल बी और हाई हाई हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रही हो ना, ये रिएक्शन की जो टेंडेंसी है प्रोसीड होने की वो कम होती जा रही है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, ये एक्सोथर्मिक है, क्लियर। अगर ये एंडोथर्मिक होती तो नहीं होता ऐसा, है ना। तो इनिशियली तो NO2 ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था, तो NO2 कम बचा ना। जब ज़्यादातर NO2 रिएक्ट कर गया तो सिस्टम में NO2 तो कम बचेगा, क्योंकि ज़्यादातर NO2 रिएक्ट करके N2O4 बना गया, है ना। तो NO2 का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा अगर रिएक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वैसे भी याद होना चाहिए अगर रिएक्शन ज़्यादा होती है तो रिएक्टेंट कम बचते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते गए हम देख रहे हैं कि NO2 का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि NO2 कम रिएक्ट कर रहा है टेम्परेचर बढ़ने से, रिएक्शन की फिजिबिलिटी कम हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसी वजह से यहाँ पे जो ब्राउन कलर है वो थोड़ा थोड़ा इंटेंसिफाई होता जा रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे NO2 इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे NO2 ज़्यादा है,
इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर NO2 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंट था ये शो करने के लिए। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम? सो व्हाट आर द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट होते क्या है? तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच यूजुअली जो फास्टन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कोई रिएक्शन जिस स्पीड से हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है किस किस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, उसको फास्टन करेगा, उसको तेजी कर देगा, ठीक है, क्लियर, तेज करेगा। बट इट नेवर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, मतलब ये हमेशा क्या करेगा, नेवर इन्वॉल्व का मतलब ऐसा है कि ये अनकंज्यूम्ड निकल जाता है। जैसे मतलब ऐसा होगा कि मान लो अगर आपने 2 ग्राम कैटलिस्ट डाला है रिएक्शन के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो 2 ग्राम कैटलिस्ट आपने डाला है, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को एक लोअर एनर्जी पाथवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। मान लो कोई रिएक्शन पहले उसे प्रोसीड होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, ठीक है, किसी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। अभी ये क्या करेगा, ये अगर कैटलिस्ट के आने से जो एनर्जी है, रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्राफ दिखाया ना, मान लो ये जो है, ये इतना एनर्जी रिक्वायरमेंट था, ये क्या था, एनर्जी रिक्वायरमेंट है कि कितनी एनर्जी चाहिए थी, ये विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट है ना। तो विद कैटलिस्ट आप देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, यहाँ पे दिस वन कम होगी ना, तो पहले वाले में एनर्जी थी वो कितनी ज़्यादा थी, अब कम है। तो ये आपको थोड़ा हल्का हल्का समझना है कि ये एक लोअर एनर्जी पाथवे प्रोवाइड करता है। मान लो आपको एक, मतलब रिएक्शन कई तरीकों से हो सकती है ना, मान लो एक पाथ, कोई पर्टिकुलर पाथ है जिसको रिएक्शन फॉलो कर रही है, मे बी उसमें उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, है ना, और कई बार रूम टेम्परेचर पर उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है और रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती, ठीक है। बट अगर आपने मान लो कोई कैटलिस्ट में डाला है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसको एक ऐसा पाथ सजेस्ट करेगा जहां पर रिएक्शन को प्रोसीड होने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अल्टरनेटिव पाथ ये रिएक्शन को सजेस्ट करते हैं कैटलिस्ट, ओके, क्लियर। ऑल्दो, और ये जितना आप डालोगे ना उतना ही, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको उतना ही ये मिल जाएगा, ओके। रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये करता है कहीं ना कहीं रिएक्टेंट के साथ, बट ये फिर रिमूव भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट के साथ पार्टिसिपेट करके बस ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो अगर आपने 2 ग्राम कैटलिस्ट डाला है तो 2 ग्राम ही रिकवर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपने ध्यान रखना है, अनकंज्यूम रिकवर हो जाता है। और कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट डालता है मैं बता दूं आपको। ऑल्दो देखो, ये दोनों स्टेप्स को आपके, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बी में बनना है ना, ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स को, दोनों कौन सी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है ना, ये फॉरवर्ड एंड दिस इज बैकवर्ड, दोनों को ये फास्टन करता है। जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन को फास्ट करेगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन को भी फास्ट करेगा, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बट हाँ, ये जरूर कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह पे कोई इफेक्ट कैटलिस्ट का नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इट विल नॉट, डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, ओके। और कहीं ऐसे आपको कैटलिस्ट याद करना है, जैसे ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना, यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए, H2SO4। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड को हम O2 से ट्रीट करते हैं टू फॉर्म SO3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये ऑल्दो ये बहुत स्लो होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो कैटलिस्ट डाला है वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, ठीक है, ये जो प्रोसेस, ये जो स्टेप था ये बहुत स्लो था, बट V2O5 एक कैटलिस्ट हम यूज करते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। वो क्या करता है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली हार्बर प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखा होगा, ये सिंथेसिस ऑफ अमोनिया,
ठीक है, फ्रिट्ज हाबर ने किया था। इसमें अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं हम हाबर प्रोसेस में N2 और H2 से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम अमोनिया बनाते हैं, दैट इज NH3। और ये जो स्टेप रिएक्शन होती है ये भी थोड़ी स्लो होती है, तो इसको भी हम फास्टन करने के लिए आयरन यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सॉरी कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इतना कोई इफेक्ट नहीं डालेगा आपका, या फिर कहूँ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, बट यस डेफिनेटली ये इसकी वजह से आप वो सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर लेगा। ठीक है, क्लियर? तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब है आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। तो व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, मैंने बताया भी था। अगर इक्विलिब्रियम आयंस के बीच में सेटअप हो रखा है तो दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे हियर यू कैन सी कि ये आयरन है, आयरन Fe3 प्लस फेरिक आयन है ना, कटायन, उसके बाद थायोसाइनेट आयन है HCl नेगेटिव, ये मिलकर FeHCl 2 पॉजिटिव दूसरा कटायन बना रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स में भी आयन है, प्रोडक्ट्स में भी आयन है, और उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्वस एक्वस लिखा हुआ है, सब मतलब क्या है, पानी में डिजॉल्व है। क्लियर? तो एक हमें एक टर्म हमें पता होना चाहिए, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाए है ना इन देयर एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, वो सब्सटेंस जो जिनका एक्वस सॉल्यूशन मतलब अगर आपने उनका पानी में सॉल्यूशन बनाया तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाए तो मतलब वो जो सब्सटेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? जैसे कि सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड जो है एज सच कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है ना सोडियम क्लोराइड का तो NaCl जो है का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब NaCl क्या हो गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत डाउन है, बट चलो मैं जैसे तैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो होप सो कोऑपरेट विद मी। ठीक है, तो आगे इलेक्ट्रोलाइट्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर रखा है। कैसे, मतलब देखो, 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग है ना, और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग है ये Ng, ठीक है, N है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और एक होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? देखो, जो तो कंप्लीटली देखो इलेक्ट्रिसिटी जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज करो NaCl है, मैंने बोला NaCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि व्हेन आप इसको डिजोल्व करोगे तो आफ्टर डिजोल्विंग इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, ये 2 चीजों में टूट रहा है, सोडियम प्लस में और Cl नेगेटिव में आयंस बन रहे हैं। ठीक है, इन आयंस के बनने की वजह से ही आयंस ही क्या कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, है ना, या तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो या फिर आयंस फ्लो हो रहे हो, तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आयंस जो सॉल्यूशन में बन जाएंगे, जब ये आप करंट पास करोगे तो ऑब्वियसली ये फ्लो करेंगे एंड उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो ये सब्सटेंस है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट 100% ये क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट समझ रहे हो ना, कि NaCl टूट के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बन जाए, यही तो डिसोसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट ये हो जाएगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ तो डिसोसिएट हो जाता है सब्सटेंस और कुछ अनडिसोसिएटेड रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के। ये जो आपका NaCl है, NaCl, NaOH, KOH है ना, KCl, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, वीक में कौन है, वीक में आपका ये देखो एसिटिक एसिड CH3COOOH,
दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, इसको कई सारे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पूरा नहीं टूटेगा, कुछ तो टूट जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स तो डिसोसिएट हो जाएंगे, बट सारे मॉलिक्यूल्स इनके डिसोसिएट नहीं होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, स्टेब्लिश कर जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। किस किस के बीच में आएगा इक्विलिब्रियम? आयंस एंड द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब जैसे ये एसिटिक एसिड है CH3 COH, है ना। जब भी डिसोसिएट होगा ये दो चीजें बनाएगा, एक तो बनाता है एसिड है ना, तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, एक करेगा CH3 COO नेगेटिव प्लस, और क्या रिलीज करेगा ये, वो रिलीज करेगा ये H पॉजिटिव आयन, क्लियर। तो ये दो आयंस रिलीज कर रहा है एसिटिक एसिड रिलीज होने के बाद, है ना, सॉरी डिसोसिएट होने के बाद। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि कुछ तो ये ही पड़ा होगा, एसिटिक एसिड एज इट इज पड़ा होगा, है ना, कुछ ये आयंस होंगे, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा एसिटिक एसिड आपका डिसोसिएट हो जाए इन आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है अनडिसोसिएटेड आयन और एंड डिसोसिएटेड आयंस के बीच में, ठीक है, क्लियर। बाकी मैं ऐसा करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसका कंसेप्ट भी कराना है आपको।